गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग टेंशन मेंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एसएससी जेईई आईईएस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसको अच्छे से रीड कर दें क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में 3 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये 2004, 2005 और 2011 अभी भी चांस है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए। ये तो मैं एसएससी जेईई की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आईईएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अदर स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द टेंसर मेंबर शैल नॉट एक्सीड, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है फॉर अ टेंशन मेंबर, इससे ज़्यादा आपको स्लेंडरनेस रेशियो नहीं रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन करिए। यहाँ पे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो पूछा है तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की एक लिमिट होती है जो कि अलग अलग लिमिट हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट हमने क्या पढ़ा था 180 कब रखा जाता है? स्लेंडरनेस रेशियो 180 तब रखा जाता है जब हमारा किसी भी टेंशन मेंबर पे डेड लोड और लाइव लोड काम करता है, या इसको अदर लैंग्वेज में आपको बोलना हो अदर देन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड, ऐसा भी आप कह सकते हो। मतलब कि सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड की वजह से जो आपका स्ट्रेसेस वहाँ पे आते हैं उसकी वजह से जो स्लेंडरनेस रेशियो रखना है वो कितना रखना है? 180 रखना है। और दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकता है एग्जाम में है कि अदर देन अर्थक्वेक और विंड लोड। अदर देन अर्थक्वेक और विंड लोड को अगर बोलता है तब भी आपको जो वैल्यू रखना है लेमडा की तो वो कितना रखना है? 180। तो इसका मतलब हो जाता है 180। 300 तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था तो 300 तो यहाँ पे रखना ही नहीं है। 180 भी ऑप्शन गया और आपका 300 भी गया। फिर बोला है 350 और फिर बोला है 400। अब फ्रेंड्स अगर प्योर टेंशन मेंबर रहता है तो आपका 400 वैल्यू रहती है। दूसरी बात 350 कब रखता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज दैट आपका टेंशन मेंबर है और टेंशन मेंबर पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहा है ड्यू टू अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, ऐसा भी हो सकता है। अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस वहाँ पे आता है इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे टेंशन था वहाँ कभी ना कभी कंप्रेशन आ सकता है। तो इस वजह से अगर कंप्रेशन आता है तो ये वैल्यू आप जो 400 प्योर टेंशन मेंबर के लिए कंसीडर कर रहे थे उसको थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। कम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही कंप्रेशन लोड आएगा मेंबर पे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ड्यू टू बकलिंग। इस वजह से ध्यान रखिए कि जब भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आएगा आप विंड लोड और अर्थक्वेक लोड टेंशन के केस में आपको 350 रखना है। दूसरी बात जब हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे वहाँ पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस अगर आता है तो वहाँ पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर तो वहाँ पे 250 रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशन मेंबर है तो कंप्रेशन मेंबर में बकलिंग के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए वैल्यू को रिड्यूस करके रखते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा होगा फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर इज 400। मैक्सिमम लिमिट कितनी रखी गई है? 400। तो ये लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? लेमडा इज इक्वल टू 400 मैक्सिमम लिमिट आपकी हो जाती है जब प्योर टेंशन मेंबर रहता है। ध्यान रखिएगा ये होता है एक्सेप्ट प्री टेंशन, मतलब इसमें कोई भी प्री टेंशन नहीं किया जाता है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट प्री टेंशन। ठीक है, मतलब इसमें आपको प्री स्ट्रेसिंग नहीं करनी है। इस चीज़ को एकदम ध्यान देना, तभी आपका लिमिट कितना हो सकता है? 400। इसके बारे में मैंने थ्योरी क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी जेईई 2005 में पूछा गया है। एज पर द कोड द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इन न्यूटन पर mm² ऑन द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द सेक्शन शैल नॉट एक्सीड। इसमें ये बोला है कि परमिसिबल स्ट्रेस हम लोग कितना कंसीडर करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको टेंशन में सिग्मा टेंशन लेना है तो 0.6 इंटू FY हम लोग कंसीडर करते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन केस ऑफ टेंशन 0.6 इंटू FY। अगर कंप्रेशन होता तब भी 0.6 इंटू FY लेते। अगर बेंडिंग कंप्रेशन होता, मान ले बेंडिंग कंप्रेशन होता तो 0.66 FY लेते। मान लेते हैं बेंडिंग टेंशन है यहाँ पे और यहाँ पे मान लेते हैं बेंडिंग कंप्रेशन है, तब भी आंसर क्या होता है? 0.66 इंटू FY। तो ध्यान रहे कि जब बेंडिंग का केस आता है तो बेंडिंग के केस में आपको वैल्यू जो है परमिसिबल स्ट्रेस आपको लेना है क्या? 0.66 इंटू 0.66, यहाँ पे कितना रखना है? 0.6।
ऐसा क्यों होता है इसको भी मैं बताता हूँ। देखिए, जब मटेरियल को आप टेंशन कंप्रेशन में करोगे तो एक साइड में मॉलिक्यूल दूर जाता है और दूसरे साइड में मॉलिक्यूल क्लोज जाता है, और जहाँ दूर जाता है वहाँ मटेरियल कमज़ोर पड़ने लग जाता है, और जहाँ पे मटेरियल के मॉलिक्यूल एक पास आना शुरू कर देते हैं तो मटेरियल मजबूत हो जाता है। इसलिए आप हमेशा देखोगे कि जो टेंसाइल है और बेंडिंग टेंसाइल है, हमेशा बेंडिंग टेंसाइल ज़्यादा होगा परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब कि बेंडिंग टेंसाइल में स्ट्रेसेस उसकी रजिस्टिंग थोड़ा ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे कंप्रेशन में भी देख सकते हो। तो याद करना बहुत आसान है, मतलब कि अगर जब भी बेंडिंग आएगा तो एक साइड में क्या होगा, टेंशन, नीचे साइड में कंप्रेशन होगा, तो आप देख पाओगे कि इसकी वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। दूसरे हम एक बार और रिकॉल करा देते हैं आपको, दिस इज टाउ एवरेज। अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था 0.4 इंटू FY हमने पढ़ा था। दूसरा टाउ मैक्स हमने पढ़ा था, दिस इज द 0.45 FY पढ़ा था। और एक पढ़ा था बियरिंग स्ट्रेस, सिग्मा बियरिंग अगर हम बात करें तो वो पढ़ा था 0.7 इंटू FY। मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपके कोई क्वेश्चन भी ना छूटने पाएँ, ताकि आपको जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो भी रिकॉल हो जाए, इसीलिए मैंने बार बार इनको लिख देता हूँ। ठीक है, टेंशन कंप्रेशन हो, एक्सियल टेंशन हो या कंप्रेशन हो, उस केस में 0.6 इंटू FY कंसिडर करना है। अगर बेंडिंग टेंशन होगा या बेंडिंग कंप्रेशन होगा तो 0.66 इंटू FY होगा। एवरेज होगा तो 0.4 इंटू FY होगा। मैक्सिमम जाहिर सी बात है एवरेज से ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा, 0.05 ज़्यादा होगा तो 0.45। बियरिंग में स्ट्रेसेस और ज़्यादा होती हैं तो 0.75 इंटू FY। तो एक टाइप के क्वेश्चन छोटे मोटे आते रहते हैं। देखिए, ये तो क्वेश्चन हमारा आप क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या होगा, बॉम्बे। ओके, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कह देगा कि FY इज यील्ड स्ट्रेसेस 500, 400, 200 कुछ भी बता देगा, 250 बता देगा, और आपसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ लेगा बताइए कि परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होगी। ऑप्शन होंगे 100, 200, 300, 150 समथिंग करके होगा, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि IES 2010, JEE 2007, IES 2003 तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स इन अ टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm, तो इसका बताना है। तो फ्रेंड सपोज दैट कि दिस इज द मेंबर, मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का आप मेंबर है, इस पर एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया गया। कौन सा फोर्स, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने रिवेट होल लगा रखे, ये रखे, क्या लगा रखा है, बोल्ट या रिवेट। अब ये कहा है कि आप किसकी पिच कितना रख सकते हो, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, दिस इज कॉल्ड पिच। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पिच। इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ। अब देखिए, हम लोग टेंशन मेंबर में पढ़ते हैं, टेंशन मेंबर में बकलिंग के चांस कम होते हैं, तो यहाँ पे जो पिच रखी जाती थी, जो पी होता था, पी मैक्सिमम जो हम लोग रखते थे, वो मिनिमम ऑफ 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस, इनमें से दोनों में जो कम होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो P मैक्सिमम होगा मिनिमम ऑफ 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस। अब फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन को रीड आउट करते हुए पढ़ते हैं, द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट इन टेंशन मेंबर, थिकनेस कितना दिया, 10 mm। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रखेंगे P इक्वल टू 16 इंटू 10, ये आ जाएगा 160 mm। कितना आ जाएगा, 160 mm। और दूसरी वैल्यू है कितनी, 200 mm। आप बता दो कि 200 mm और 160 mm में से लेसर कौन सा है, जो इसमें से कम होगा उसको आपको रखना है। तो कम कौन सा होगा, 160 mm इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो मिनिमम होगा, P मिनिमम, जो इसमें से हमें जो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो होती है, लेकिन इनमें से जो मिनिमम होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ देम। तो मिनिमम वैल्यू हम अगर कंसीडर करें तो आप देखोगे दिस इज द वैल्यू इज करेक्ट आंसर इज द बॉम्बे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके SSC JEE में आते हैं तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, टेंशन के केस में 16T और 200 mm इन केस ऑफ चेन रिवेटिंग होता है। ओके, अगर यही कंप्रेशन मेंबर होता तो कंप्रेशन मेंबर में ये वैल्यू आपकी 12T और 200 mm विच एवर इज लेस। तो आप ध्यान रख सकते हो कि अगर ये कंप्रेशन में होता, किस में होता, कंप्रेशन में, तो P मैक्स अगर होता, दिस इज द 12T और 200 mm विच एवर इज लेस,
ठीक है, इनमें से जो दो कम होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ये होता है किसके लिए? चेन रिबूटिंग के लिए होता है। पहले भी हमने कनेक्शन में इसको अच्छे से डिस्कस किया था, बार बार हम फिर से रिपीट करें ताकि आपको फिर दर इसके बारे में पता चल जाए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जेई एसएससी जेई 2008-2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको रीड आउट करते हैं। कह रहा है द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स ग्रॉस एरिया। फिर क्या करेंगे? अगर आपको नेट सेक्शनल एरिया निकालना है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को आपको क्लियर करूँगा कि यहाँ पे आप कैसे कंसीडर कर सकते हो चीज़ों के बारे में, कैसे आप निकाल सकते हो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे रीड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे जो एरिया की बात कर रहे हैं, नेट एरिया की जो बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे चेक करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकें। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। सपोज दैट कि फ्रेंड्स ये एक प्लेट है जिसको मैं टॉप व्यू में देख पा रहा हूँ। सपोज दैट दिस इज द प्लेट और ये है जंक्शन पॉइंट। सपोज दैट यहाँ पे आपने लगा रखे है रिविट्स, यहाँ पे एक रिविट्स आपने लगा रखा है। ओके, सेम कहानी यहाँ पे भी है, इस तरीके से आपने इसको बना रखा है। ठीक है, ये लोड आपने लगा दिया P, इस तरीके से आपने लगा दिया। सपोज दैट मुझे ये क्रॉस सेक्शन चूज करना है, दिस द B मान लेते हैं और इसका जो डाया ग्रॉस डाया DH मान लेता हूँ। ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है ना वो मैं T मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे जो मुझे A नेट निकालना होता है तो हम सपोज दैट दिस को माइनस कर, सपोज दैट क्रॉस सेक्शन मैंने ये ले लिया, इसको मैं 1-1 मान रहा हूँ, तो 1-1 पे नेट एरिया अगर हम निकालें तो आएगा B माइनस N टाइम DH इंटू T आएगा। अगर इस क्रॉस सेक्शन पे अगर हम देखें तो कितने रिविट्स आ रहे हैं? 1, तो 1 इंटू DH इंटू T। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। थिकनेस यहाँ पे मिनिमम अगर दो प्लेट कनेक्ट हैं तो उसमें से जिसकी थिकनेस मिनिमम होगी उसको आप कंसिडर करोगे। अब फिर देख सकते हो 4 ऑप्शन पढ़ के, प्लस द एरिया ऑफ द रिविट होल, प्लस तो कर नहीं रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड बाय द एरिया ऑफ रिविट होल, ये भी नहीं हो रहा है तो ये भी आंसर गया। दो तो आंसर गए, बहुत ही सिंपली कर सकते हो। मल्टीप्लाइड द एरिया ऑफ द रिविट होल, ये भी गया। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस द एरिया ऑफ द रिविट होल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नेट एरिया निकालते समय क्या करते हैं कि जो भी रिविट का डाया होता है उससे डाया आप जो होल होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो बचा एरिया होता है दिस इज कॉल्ड नेट एरिया। तो इस तरीके से आप आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज द डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, इनको आसानी से आप कर सकते हो। इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद तो ये आसानी से हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अभी गेट IAS में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टिपिकल भी नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो। बस आपको समझना जरूरी है कि कैसे प्रॉब्लम को वहाँ पे एग्जाम में आपको हैंडल करना है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। बाकी टेंशन मेंबर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, नेट एरिया, इसी से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। रही बात मेंस की, तो मेंस में इसके जो क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स वो वही आएंगे जो मैंने वेल्ड कनेक्शन में पहले से करा रखा है, जहाँ पे लेंथ L1 और L2 के बारे में डील किया था। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है, समय बदल चुका है। अब वो समय नहीं रहा जब आप 2015-2014 तक क्वेश्चन लगाते थे और पुराने वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे आप करते थे। अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आप भूल जाइए कि उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो अब मिलेगा आपको LSM से मिलेगा, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड से। और ट्रेंड जो रहेगा SSC JEE में मेंस में क्वेश्चंस में वो ट्रेंड रहेगा ES के लेवल के क्वेश्चंस का। तो ES के लेवल के अगर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो फिर हम आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें जो क्वेश्चन डील करने हैं वो ES के अकॉर्डिंग, जो ES में लास्ट के 5-6 साल के जो पेपर हैं, अगर आप उस ट्रेंड को देखोगे तो आप उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़्यादातर मिल जाएंगे। तो RCC और स्टील में थोड़ा सतर्क होकर पढ़ना पड़ता है कि आपको LSM से करना है या WSM से करना है। हो सकता है कि भैया आपका सेमेस्टर एग्जाम में WSM से हो, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा डीलिंग होगी वो आपकी होगी किससे? LSM से होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। ठीक है, फालतू में नहीं कि वर्किंग से सारे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं और एग्ज़ाम निकलना नहीं है, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
ये आपका एसएससी जेई 2 बार पूछा गया है। जेई में 2010, 2017 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पढ़ते हैं। अ टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू, टेंशन मेंबर if subjected to possible reversal of stress due to wind, कॉमा द स्लेंडरनेस रेशियो। अब यहाँ पे विंड दिया, अर्थक्वेक भी हो सकता था। द स्लेंडरनेस रेशियो, यहाँ पे स्लैश में लिख रहा हूँ, अर्थक्वेक भी कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी एक आ सकता है। और स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, ऑफ द मेंबर शुड नॉट, ऑफ द member should not exceed, ठीक है, पहला ऑप्शन है ए 180, बॉम्बे ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है आपके सामने 250 और डी ऑप्शन है आपके सामने 350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी जेई 2016 में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लग एंगल के बारे में पूछा, इसके बारे में हमने थ्योरी पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया था। लग एंगल क्या होता है? लग एंगल्स, पहला ऑप्शन है आर यूज्ड टू रिड्यूस, ये क्वेश्चन आईईएस में भी आया हुआ है, आईईएस में भी पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ईएस और एसएससी जी दोनों में क्वेश्चन पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लग एंगल्स आर यूज्ड टू reduce the length of connection, बॉम्बे ऑप्शन है आर अनइक्वल एंगल्स, ठीक है। सी ऑप्शन है इंक्रीज शियर लैग, सी ऑप्शन है इंक्रीज शियर लैग, इसने बोला है कि इंक्रीज द शियर लैग, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। और डी ऑप्शन कह रहा है फ्रेंड्स ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ टेंशन मेंबर, अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया, आईएएस में भी आ चुका है। टेंशन मेंबर, ये एसएससी जेई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इन टेंशन मेंबर if one or more than one rivet hole, are off the line, ऑफ द लाइन मतलब समझ रहे हो, एक ही लाइन में नहीं है, इधर उधर है। इस चीज़ का इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन, ऑफ द लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द लाइन। द फेल्योर ऑफ द मेंबर, द फेल्योर ऑफ द मेंबर डिपेंड्स अपॉन, पहला है ए ऑप्शन है दिस इज द पिच, बी ऑप्शन है गेज, सी ऑप्शन है
डायमीटर ऑफ रिवेट होल, डायमीटर ऑफ रिवेट, डायमीटर ऑफ रिवेट होल, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पहले डील करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 से डील करते हैं, फिर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। अ टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो विंड ऑप्शन में होगा या तो आर करके बोलेगा अर्थक्वेक। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर शुड नॉट एक्सीड, पहले तो अंडरलाइन करो टेंशन मेंबर, क्योंकि भैया अगर कंप्रेशन बोलता तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो आपको एग्जाम में पढ़ना है टेंशन की बात कर रहा है या कंप्रेशन की बात कर रहा है, क्योंकि टेंशन और कंप्रेशन में दोनों में वैल्यू बदल जाती हैं, इसलिए आपको अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, फिर एक लाइन अंडरलाइन करनी है, पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का मतलब ये होता है, जैसे सपोज दैट कोई आपके पास बॉडी है, आप कुछ देर के लिए टेंशन, कुछ देर के लिए कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, ऐसे आप करते रहते हो। ओके, सपोज दैट कोई भी बॉडी हो सकती है, तो उसके लिए हम बता सकते हैं। क्लियर, तो टेंशन और कंप्रेशन अगर अब आता है तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। जहाँ कभी टेंशन आता था आज वहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 200 लिमिट कहीं पे हम पढ़ते ही नहीं, इसको तो आप हटा ही दीजिए। उसके बाद बचता है 180 और बचता है 250 और 350। टेंशन मेंबर में कहीं पे भी हम 250 भी नहीं पढ़ते हैं, कंप्रेशन मेंबर में आता है। 180 और 350 में आपको दिमाग लगाना है। पहली बात, टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक लोड। अब फ्रेंड समझिए, यहाँ पे अर्थक्वेक और विंड आप देखोगे इसकी वजह से कहीं 10 साल बाद मान ले बहुत तेज़ तूफान आया, ठीक है, मान ले अभी तूफान आया पश्चिम बंगाल में आया तो 1-1.5 साल बाद आया, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे अर्थक्वेक आता है 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थक्वेक और विंड की वजह से स्ट्रक्चर को उतना खतरा नहीं रहता जितना कि उसको डेड लोड और लाइव लोड से रहता है। अगर इस पे डेड लोड और लाइव लोड होता तो आपका जो लिमिट रखना पड़ता वो 180 रखना पड़ता, लेकिन अर्थक्वेक अगर आएगा या विंड लोड आएगा तो उसके कारण आप लिमिट बढ़ा सकते हो। टेंशन के केस में कितना कर सकते हो, 350। प्योर टेंशन मेंबर होगा तो 400 रखते हैं, अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस रहता है ड्यू टू विंड लोड तो 350 रखते हैं। अगर स्ट्रेसेस ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड आता है तो वहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो आपको 180 रखना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड हमेशा काम करता है वहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कम रखनी पड़ती है, क्योंकि जितना स्लेंडरनेस रेशियो कम रखोगे मेंबर उतना थिकर होगा, मेंबर जितना थिकर होगा उसके बकलिंग के चांसेस उतने ही कम होते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 350। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लग एंगल्स आर यूज्ड टू। लग एंगल हमने पढ़ा था, एक प्रकार का एक एंगल सेक्शन होता है जो कि स्मॉल इन नेचर होता है। तो सपोज दैट कि मुझे कहीं पे कनेक्ट करना होता है, सपोज दैट दिस इज द प्लेट है, इस प्लेट में अगर हम बात करें तो प्लेट में अगर आपने देखा था कि हमने इसमें कनेक्ट किया था इस पार्ट को, ठीक है, दिस इज द कनेक्शन पार्ट। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया था, कनेक्ट किया था। सपोज दैट दिस इज द एंगल सेक्शन, इस तरीके से हमने वहाँ पे बनाया था, दिस इज द एंगल सेक्शन, और साथ में आपने एक और कनेक्ट कर दिया, दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट। अगर इसी के साथ में एक और कनेक्शन आप बनाते हो, छोटा सा एंगल सेक्शन रख देते हो, इसी के पीछे अगर आप बनाओगे तो दिस इज द एंगल सेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख पाओगे कि इसके बैक साइड में अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ये रिविट्स होल हो जाते हैं, इस तरीके से आप इस कनेक्शन को आप बना सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको कनेक्ट हम यहाँ तक करते हैं, बाकी अपनी प्लेट लगा देते हैं। तो आप देखोगे इसके बैक साइड में एक छोटा सा एंगल हमने लगा दिया, छोटू एंगल लगा दिया जो इसको मजबूती प्रोवाइड करेगा। ओके, इससे क्या होता है कि जो कनेक्शन आप बना रहे थे, दिस इज द गसेट प्लेट, दिस इज द गसेट प्लेट, गसेट प्लेट है, और इस गसेट प्लेट के साथ आप पहले एंगल सेक्शन जोड़े थे, तब आपको क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी में आपको कनेक्शन की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। सपोज दैट कि इस एंगल सेक्शन की आप लेंथ और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ रिविट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जब नंबर ऑफ रिविट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो नेट एरिया सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब नेट एरिया सेक्शन कम हो जाएगा तो आप देखोगे कनेक्शन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि कनेक्शन की लेंथ भी कम हो जाए,
प्लस इसमें एक इफेक्ट आता है, दिस इज कॉल्ड शियर लैग इफेक्ट होता है। तो शियर लैग इफेक्ट को भी कम कर देते हैं। वो क्या होता है कि शियर लैग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो पार्ट गसेट प्लेट से कनेक्ट होता है उसमें स्ट्रेसेस स्ट्रेन ज़्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे होल आपने कर रखे हैं, और जहाँ पे होल कर रखते हैं वहाँ पे एरिया कम हो जाता है, और जहाँ पे एरिया कम हो जाता है तो आपको पता है कि जहाँ एरिया कम होता है वहाँ पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रेस हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया रिड्यूस करोगे तो स्ट्रेसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती हैं। ये मतलब एरिया में वहाँ पे स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसलिए इस वाली जो लेग आपकी कनेक्ट रहती है ना, उसमें आप देखोगे कि स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और इसमें स्ट्रेसेस कम होती थी पहले जब एंगल नहीं लगा था। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले एंगल नहीं लगा था तब का केस मैं बता रहा हूँ। तब इसमें क्या हुआ था, स्ट्रेस का वो स्ट्रेन आपका लैग कर जाएगा, मतलब कि ये होता है शियर लैग इफेक्ट आता है इसमें। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आप देख पाओगे कि जो कनेक्टेड पार्ट होगा आपका गसेट प्लेट से वहाँ पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे ही लग एंगल को पीछे से जोड़ दोगे, पीछे से इस साइड से बैक साइड से जोड़ दोगे, तो क्या होगा, अब सारे स्ट्रेसेस क्या होंगे, कुछ स्ट्रेसेस यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे भी तो कनेक्शन बना दिया। अभी तक ये अकेले लोड ले रहा था, लेकिन अब पीछे से भी आपने एंगल सेक्शन लगा दिया। अब क्या होगा, आपस में साझेदारी हो जाएगी। जब भैया साझेदारी हो जाती है तो आप देखोगे कि कुछ लोड ये भी ले लेगा। जब कुछ लोड ये भी ले लेगा तो आप देखोगे कि इसकी वजह से जो शियर लैग इफेक्ट होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लग एंगल। तो लग एंगल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। बिल्कुल सही बताया। आर अनइक्वल एंगल सेक्शन, कोई जरूरी नहीं, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। इंक्रीज शियर लैग, अरे इंक्रीज क्यों करोगे, डिक्रीज द शियर लैग होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए कनेक्शन को हमने जैसे ही लग एंगल को पीछे से जोड़ दिया, इससे क्या हुआ कि उसका जो शियर लैग इफेक्ट था वो कम हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या बोला, इंक्रीज, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। आंसर क्या बचेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर वो रिड्यूस ऑप्शन में होता, क्या होता, अगर रिड्यूस होता ऑप्शन में तो ये आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता। ओके, इससे इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। तो आप लग एंगल के यूज करते हो, इससे कई फायदे होते हैं। एक तो क्या, यहाँ पे कनेक्शन की लेंथ क्या कर दिया, देखो लेंथ को क्या कर दिया आपने, डिक्रीज कर दिया, इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है। और क्या फर्क पड़ता है, जो शियर लैग इफेक्ट है, शियर लैग इफेक्ट, शियर लैग वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इतने काम हो जाता है। अगर आपने एंगल सेक्शन को जोड़ देते हो, लग एंगल सेक्शन को आप ऐड करोगे, लेंथ ऑफ कनेक्शन रिड्यूस, इफिशियंसी इंक्रीज, शियर लैग क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इतनी प्रॉपर्टी चेंज होती है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, इन अ टेंशन मेंबर इफ वन आर मोर देन वन रिवेट होल आर ऑफ द लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द लाइन बोला है, इन लाइन नहीं बोला है। अगर आपका ऑफ द लाइन बोलेगा तो उससे रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं हम लोग हैं, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट कि आपका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। किस किस पैरामीटर पे वो डिपेंड करेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पता करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम इस कनेक्शन के बारे में डील करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसने ये बताया है एक टेंशन मेंबर है, तो मैं टेंशन मेंबर का एक डायग्राम बनाऊंगा। सपोज दैट दिस इज द टेंशन मेंबर, ये इस पे लोड आपने लगा दिया टेंशन, एक्सियल टेंसाइल फोर्स आपने लगा दिया P। अब फ्रेंड्स सपोज दैट इसने क्या बोला, एक बात पढ़िएगा, वन आर मोर देन वन रिवेट, वन से ज़्यादा हो सकता है, मतलब 2 मान लेते हैं, चलो भाई 2 मान लिया मैंने। और दूसरी बात, एक यहाँ पे आपने मान लिया और एक आपने यहाँ पे मान लिया। क्लियर। अब आप देखोगे इस क्रॉस सेक्शन में जो भी प्लेट है हमारे पास, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक, ये आएगा आपका, सपोज दैट दिस द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5। ठीक है, इस तरीके से हमने कनेक्शन को बना। अगर मैं नेट एरिया की बात करूं, सेक्शन पहले अगर मैं बात करूं, सेक्शन 1 2 3, 1 2 3, तो इस पे जो ए नेट आएगा फ्रेंड्स वो आएगा क्या, मान लेते हैं इसकी जो बिथ है वो बी है, तो आएगा बी माइनस कितने रिविट्स हैं, एक है इस लाइन में, तो 1 इंटू डी एच इंटू टी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1 2 4 5, सेक्शन 1 2
4 5। इसकी अगर मैं बात करूं तो जो ए नेट आएगा फ्रेंड्स वो क्या आएगा, अब आप बताइए 1 2 4 5 इसमें कितने नंबर ऑफ रिविट्स हैं, 2, एक ये है एक ये है, तो आप देखोगे b माइनस n 2 टाइम डी एच प्लस क्यों करोगे, क्योंकि अब देखो इसके बीच में क्या आ जाएगा, दिस इज द गेज डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ g और ये मान लेता हूँ मैं पिच, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे क्या, दिस इज द कितना इंक्लाइंड पिच है, 1 है, तो आप लिख पाओगे p²/4g इंटू टी। अब आप देख सकते हो कि अगर ये एक ही लाइन में होते तो आप देखते इसका रिजल्ट यही होता, लेकिन ऑफ द लाइन बोला, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, होल्स आर ऑफ द लाइन का मतलब है कि एक लाइन में नहीं है, इधर उधर है, जिगजैग पैटर्न पे है, स्टैगर्ड पिच है, इतना मतलब समझ लो, क्योंकि एग्जाम में इतना ही बस चेंज किया है। अब फ्रेंड्स इसमें किस किस चीज़ों पे इसका जो एरिया होगा वो फेल्योर जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। देखिए फेल्योर कैसे होता है, फेल्योर के लिए जरूरी है सिग्मा इजकल टू हो जाएगा ए नेट इंटू परमिसिबल स्ट्रेस AT एक्सेल टेंसाइल स्ट्रेस। अब आप बताइए कि जब फेल्योर होगा, या सॉरी यहाँ पे स्ट्रेस नहीं, दिस इज द लोड PT, दिस इज कॉल्ड फेल्योर। अब ये डिपेंड करेगा नेट एरिया पे। अब नेट एरिया आपके 2 केस आ रहे हैं, ए नेट यहाँ से निकल के आएगा, एक नेट यहाँ से निकल के आएगा, इनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। जो पहला सेक्शन पे आपने निकाला, जो आपने 1 2 और 3 पे जो एरिया निकाला, 1 2 4 5 पे निकाला, इनमें से जो मिनिमम एरिया होगा वही डिसाइड करेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप देखिए किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। पहला है पिच, दूसरा है गेज, तीसरा है डायमीटर ऑफ, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हो कि एक ही लाइन में होता तो सिर्फ डिपेंड करता किस पे, विड्थ पे, डायमीटर ऑफ रिवेट एंड थिकनेस पे डिपेंड करता, लेकिन ऑफ लाइन की वजह से यहाँ पे बोला है, ऑफ द लाइन की वजह से डायमीटर पे भी डिपेंड कर रहा है, विड्थ पे भी डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा है, पिच पे भी डिपेंड कर रहा है, गेज डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख पाओगे दिस द करेक्ट आंसर इज A B C और D। तो आंसर क्या हो जाएगा D, ऑल ऑफ द अबव। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको अच्छे से थोड़ा सा रीड करोगे, देखिए रट के नहीं निकलना, अगर आप समझ जाओगे कल को इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बनाएगा तब भी आप इसको क्या कर ले जाओगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, ये कहीं पे भी आ सकता है, ईएस में भी आ सकता है, गेट में भी आ सकता है, 1 नंबर में, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। अब हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन 7 डिस्कस कर चुके हैं, अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन डील करेंगे। देखोगे कि क्वेश्चन क्या है ना, कि अगर आप एक बार अच्छे से इसको समझ जाओगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं SSC JEE के क्वेश्चन यहाँ पे बार बार आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ईएस के भी कराऊंगा, गेट के भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि लेवल में कोई कमी नहीं होने वाले। अगर आप किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं तब भी आप फॉलो कर सकते हैं, आप गेट की तैयारी करते हो तब भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन भी लेके चलता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से डील कर रहा हूं। अभी आप देखोगे कि आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आपको लेक्चर में मिलेंगे। मैंने वेल्ड कनेक्शन डील किया था, वहाँ पर प्रॉपर मैंने क्या किया था, ईएस के कन्वेंशनल क्वेश्चन अच्छे से कराए थे। अगर आप गेट की तैयारी करते हो तब भी आप देखोगे कि आपको वहाँ से बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, दिस इज द रिलेटेड विद क्वेश्चन नंबर 8, जिसके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन 8 है, फॉर डबल एंगल्स carrying that is double angle carryings tension member placed back to back and connected to either side of
आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट, आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट, ठीक है, गसेट प्लेट से कनेक्ट किया गया है, आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट द सेक्शनल एरिया ऑफ, द सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन, ऑफ द सेक्शन, ऑफ द सेक्शन is equal to the, is equal to the, पहला ए ऑप्शन है जो कि एसएससी जेई में पूछा गया था 2017 में, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन कह रहा है, पहला बोल दिया द सेक्शन ही होगा, मतलब सेक्शन के बराबर ही होगा, यही बोल दिया है। बी ऑप्शन कह रहा है द सेक्शन प्लस रिविट, द सेक्शन, the section plus rivet area hole, rivet area holes। सी है सेक्शन माइनस द सेक्शन, द सेक्शन माइनस, द सेक्शन माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ रिविट होल, रिविट होल्स, ठीक है। और डी ऑप्शन कह रहा है आपका, डी ऑप्शन इज दैट इज सेक्शन मल्टीप्लाइड, द सेक्शन मल्टीप्लाइड, द सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ, बाय द एरिया ऑफ, by the area of, by the area of the rivet hole, rivet hole, ठीक है। इस तरीके से उसने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जेई में पूछा गया है, एसएससी जेई, और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा था और थोड़ा सा चेंज करके पूछा है। अच्छे से पढ़ते हैं। अ सिंगल एंगल, अ सिंगल एंगल, angle in a single angle in tension is connected by, is connected by, is connected by one leg, one leg, if the area of connecting lead, if the area of, if the area of connecting, if the area of connecting and outstanding legs are a comma small b respectively, ठीक है। ये बोला कनेक्टिंग का क्या है, जो कनेक्टिंग लेग है उसका एरिया ए है और जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसका एरिया क्या है, बी है, रिस्पेक्टिवली। ये उसने बता दिया, ओके। फिर है देन व्हाट विल, देन व्हाट इज द, देन व्हाट इज द, व्हाट इज द नेट इफेक्टिव एरिया, नेट इफेक्टिव एरिया, नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंगल, ऑफ द एंगल, ठीक है। पहला है ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बोला है ए माइनस बी डिवाइड बाई दिस इज द 1 प्लस 0.35 बी डिवाइड बाई ए, ठीक है। और बी ऑप्शन बोला है दिस इज द ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 प्लस 0.35 डिवाइड बाई दिस, ओके। और उसके बाद सी ऑप्शन बोला है, ये बोला है ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस 0.2 बी डिवाइड बाई ए। उसके बाद में डी ऑप्शन बोला है, डी ऑप्शन में कह रहा है दिस इज द ए प्लस बी डिवाइड बाई 0.2 बी डिवाइड बाई ए। इस तरीके से क्वेश्चन के बारे में डील करना है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एसएससी जे 2017 में पूछा गया है, फॉर डबल एंगल कैरिंग टेंशन मेंबर प्लेस्ड बैक टू बैक कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एक गसेट प्लेट है, इस तरीके से आपके पास एक क्या है, गसेट प्लेट है, और आपने क्या किया, एंगल सेक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट करा दिया। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से एंगल सेक्शन को आपने क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट द सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन इक्वल टू दिस। अब देखिए फ्रेंड, जब आप इसको कनेक्ट कराओगे, जाहिर सी बात है, इसको जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक ये कनेक्शन आपका नहीं बन पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे, बिना उसके आपको कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि एंगल सेक्शन को आपने जोड़ दिया है। आइदर साइड बोला है तो मैंने आइदर साइड इसको बोल दिया, तो आइदर साइड हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड गसेट प्लेट, दिस इज कॉल्ड गसेट प्लेट, जिससे हमने इसको क्या किया, कनेक्ट, और दिस इज कॉल्ड एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये क्या बोला, ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर वहाँ से डील करते हैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ के ही क्वेश्चन को अच्छे से समझ आया। कई बार क्या है कि हम डिटेल नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन से ही आंसर निकाल लेते हैं। पहला बोला है कि डबल एंगल पहली बात कनेक्ट किया तो सेक्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने इसको जोड़ा होगा तो जाहिर सी बात है रिबिट की जरूरत पड़ी होगी। जब रिबिट की जरूरत पड़ी होगी तो आपको डायाफ होल को तो सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये सेक्शन के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता। प्लस एरिया ऑफ रिबिट होल, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। नेट एरिया निकालते समय कभी भी प्लस नहीं हो सकता। नेट एरिया निकालते समय हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ सेपरेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के नेट एरिया निकलेगा। तो दिस इज नॉट करेक्ट। फिर बोला है द सेक्शन माइनस एरिया ऑफ रिबिट होल, ये सही हो सकता है। फिर क्या है, सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई द एरिया ऑफ द रिबिट होल, मतलब जो सेक्शन है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये कहना ये चाहते हैं जो एंगल सेक्शन का एरिया है उसको मैं रिबिट के डाया से मल्टीप्लाई कर दूं, तब तो इसकी यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है आपका जुड़ा हुआ उसका एरिया मीटर स्क्वायर होगा, और आप डायाफ होल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया मीटर क्यूब हो जाएगा, जबकि मीटर क्यूब तो यूनिट होती नहीं है, तो मल्टीप्लाइड तो कभी हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द सेक्शन माइनस एरिया ऑफ रिबिट होल। तो आपको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी तक मैं आपको ये बताया कि जैसे इसको आपको निकालना होगा एरिया को, तो आपको ये जो रिबिट का डायमीटर आएगा इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आप नेट एरिया निकाल पाओगे। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस पर हम दो क्वेश्चन अभी बनाएंगे। एक क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन। अ सिंगल एंगल अंडरलाइन, देखिए लैंग्वेज का बड़ा गेम होता है यहाँ पे एग्जाम में। इन अ सिंगल एंगल इन टेंशन इज कनेक्टेड बाई वन लेग, इफ एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग आउटस्टैंडिंग लेग इज a, b रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंगल सेक्शन। तो फ्रेंड्स हमने थ्योरी पार्ट में भी इसको डिस्कस किया था, फिर से मैं बता देता हूँ कि सपोज दैट दिस इज द गसेट प्लेट, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द गसेट प्लेट, और इसके एक साइड में अगर सपोज दैट कि आपने क्या कर रखा है, सपोज दैट कि दिस इज द एंगल सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। इसने कहा है कि जो एरिया ऑफ कनेक्टिंग एंड आउटस्टैंडिंग, तो कनेक्टिंग जो आपने कनेक्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है आपको रिबिट की ज़रूरत पड़ी होगी, तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे। तो आप रिबिट लगा दीजिए, यहाँ पे मैंने रिबिट लगा दिया। तो रिबिट लगा सकते हो या बोल्ट भी लगा सकते हो, क्लियर। अब उसने कहा है कि जो डायमेंशन है उसका जो एरिया है, इसका जो लेंथ है, ये फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक जो डायमेंशन दी गई है वो a है, क्योंकि उसने बोला कनेक्टिंग। तो कनेक्ट कौन सा पार्ट है, आप देख सकते हो कि एंगल सेक्शन का जो ये वाला पार्ट आप देख पाओगे, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, इससे कनेक्ट है, और जो आउटस्टैंडिंग है वो ये वाली लेग हो जाएगी। तो दिस इज द बी, ओके, दिस इज द बी, ओके। तो इसको हमको अच्छे से समझना है। अब फ्रेंड्स इसको निकालने के लिए आप देखिए इसका एरिया क्या क्या होता है, मैं थ्योरी क्लास में डिस्कस भी कर चुका हूँ। इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं टी है, क्या है, एंगल सेक्शन की थिकनेस क्या है, टी है। तो एरिया अगर मुझे A1 निकालना हो तो A1 निकलेगा, दिस इज द एरिया। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट आप देखोगे, ये एरिया और ये एरिया, ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है ये दोनों में कॉमन है, मतलब इसके पार्ट में भी आ जा रहा है और इसके पार्ट में भी आ जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है।
तो मैं इसकी बात करता हूँ, सपोज दैट कि आपको अगर एंगल के बारे में पहले से भी मैं बता चुका हूँ, मैं इसको अलग से बता देता हूँ। सपोज दैट कि ये एंगल सेक्शन है और इस एंगल सेक्शन का आपको निकालना है। ये इक्वल एंगल सेक्शन भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख पाओगे दिस इज द बी, ठीक है। अच्छा, उसने एरिया ही दे दिया, सॉरी, यहाँ पे उसने A1 A2 एरिया दे दिया, मैं डायमेंशन इसको मान रहा हूँ, ये एरिया की बात कर रहा है। यहाँ पे आप L1 L2 मान लीजिए फ्रेंड्स, दिस द L1 L2 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने देखा नहीं यहाँ पे एरिया को दे रखा है, तो आप इसको L1 L2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? L1 और L2 मान लीजिए, क्वेश्चन में बता दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एरिया निकल के आएगा ए की मैं बात करूँ तो ये पॉइंट अगर हम देखें फ्रेंड्स, दिस इज द पॉइंट, अगर आप देखोगे तो इसका जो एरिया होगा टोटल वो ये एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मुझे पूरा लेना है, पूरा करना है, तो आप देखोगे कि ये वाला एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं हाफ पोर्शन, तो मुझे इस वाले रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाएगा। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे कि देखो कि जो जंक्शन पॉइंट है वो ये जंक्शन पॉइंट है, इधर का भी ये जंक्शन पॉइंट है, इधर से भी जंक्शन पॉइंट ये है। तो अगर मैं ये पूरा रेक्टेंगल कंसिडर कर लूँ इस तरीके से ऊपर तक, अगर मैं ये वाला एरिया जो डार्क में कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मैं लिखा, ये ट्रायंगल जो बनेगा आपका, ये वाला एरिया मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मुझे एरिया ए निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगल है जिसकी थिकनेस टी है, तो L1 इंटू टी कर दूंगा। ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकल जाएगा L1 इंटू टी से। अच्छा, अब मुझे ये ट्रायंगल जो छोटा सा बना ये वाला, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1/2 इसकी थिकनेस टी ए हो जाएगी, टी ए भी हो जाएगी, क्योंकि ये भी डायमेंशन टी है और ये भी डायमेंशन क्या है, टी है। तो मैं क्या करूँगा, टी इंटू टी से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी आपने क्या लगा रखा है, रिबिट लगा रखा है, तो जब आप रिबिट लगाओगे तो इसका भी डायमीटर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डी एच इंटू टी। तो दिस इज द एरिया। अगर मैं टी कॉमन ले लूँ तो आएगा L1 माइनस T/2 माइनस डी एच, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ए, जो कि एरिया कनेक्टिंग लेग का निकल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी एरिया की, तो बी एरिया में कुछ भी नहीं है। अब बी एरिया में अगर आप देखोगे तो ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीटली। अब आप इस बार ये वाला एरिया घटा दीजिए जो कि ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि जो एरिया आएगा इसके अपर पार्ट वाला आप घटा दीजिए, तो अपर पार्ट में अगर आप देखोगे तो इसका आएगा L2 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू टी इंटू टी। तो आएगा इसका आंसर, टी कॉमन ले लीजिए, L2 माइनस T/2, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये वाला पोर्शन अप्रॉक्सीमेट मैं रेक्टेंगल मानता हूँ, क्योंकि ये होता नहीं है, यहाँ पे राउंडेड होता है, फिर भी मैं अप्रॉक्सीमेट इसको क्या मानता हूँ, रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल में से अगर ये वाला पार्ट सेपरेट कर दोगे, क्योंकि ये कॉमन हो चुका 2 बार, इसलिए आप देखोगे इसकी थिकनेस टी है तो इसको मैंने टी लिख दिया, इसका थिकनेस क्या है, टी है। तो ये ट्रायंगल अगर आप एरिया निकाल के घटा दोगे, ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का एरिया टी इंटू टी, एरिया निकालोगे 1/t इंटू टी, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, जिसके माध्यम से आपको ये एरिया पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अभी हम डील करेंगे और ज़्यादा, इसको थ्योरी पार्ट में मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो A1 यहाँ पे A है और जो A2 है वो B है। जब गसेट प्लेट को एक साइड से कनेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे शियर लैग फैक्टर जो होता है K, शियर लैग फैक्टर ये होता है K = अगर एक साइड से कनेक्ट है 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2। अब मेरे पास एरिया कितना है, A है, तो मैं 3A लिखूंगा डिवाइड बाई 3A प्लस B लिख दूंगा। अब फ्रेंड्स मुझे आंसर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसको देखो, सबसे पहले मुझे A नेट चाहिए, तो A नेट के लिए फार्मूला क्या था, A1 प्लस K टाइम A2, ठीक है। ये जनरल फार्मूला होता है फॉर एंगल सेक्शन विद कनेक्टेड विद गसेट प्लेट, या तो एक साइड होगा या 2 साइड होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स A की A1 की वैल्यू क्या है, A, तो मैंने A लिख दिया। अब ये बताइए यहाँ प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब कोई भी आंसर जो माइनस वाला होगा करेक्ट नहीं होगा, तो माइनस वाला आप आंसर क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो 2 ऑप्शन तो आपके गए पहले, ठीक है। इतना आपको अगर पता होगा तो आप एग्जाम में 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आपको समझना है कि नेट एरिया जब एंगल सेक्शन का आता है तो कभी भी उसमें यहाँ पे माइनस नहीं आता, प्लस ही आता है। जब इतना पता होगा तो 2 ऑप्शन तो आप छोड़ ही दीजिए, 2 पे दिमाग लगाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और देखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 3:3 का रेशियो आ रहा है,
अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 1/3 आएगा, और 1/3 कितना होता है, लगभग 0.33 के आसपास होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ, यहाँ पे k की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 3 × a डिवाइड बाई दिस इज द 3a + b, और a2 की वैल्यू है क्या, b। अब मैं ab से इसी को डिवाइड करूँगा 3ab से, तो आप देखोगे a बचेगा प्लस मैं 3ab से अगर डिवाइड कर दूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करूँ, यहाँ पे b ऑप्शन में आ रहा है, तो b आ रहा है तो मैं 3a से डिवाइड करूँगा तो b बचेगा, डिवाइड बाई यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा b/a और 3 आएगा। तो आप देख पाओगे कि a + b डिवाइड बाई 1 + 0.33 b/a आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, a + b डिवाइड बाई 1 + 0.33 × b/a। देखो ये कहानी मैंने बस समझाने के लिए बताई, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, बस समझाना चाह रहा था, ठीक है। अगर आप ये ना करोगे बिल्कुल, इससे कोई मतलब क्वेश्चन से नहीं था, बस मैं समझाने के लिए वो किया था। आपको जो मतलब है वो सिर्फ इससे है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि गसेट प्लेट को एक साइड कनेक्ट करते हैं तो 3 टाइम समथिंग करके आता है। अब इसको आंसर निकालने का एक आसान तरीका देखो। पहली बात तो मैं प्लस से इसको एलिमिनेट कर सकता था, माइनस वाला ऑप्शन तो हट गया, अब प्लस से एलिमिनेट कर सकता था। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है सबको इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया गया होगा। जब 3 से डिवाइड किया गया है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1/3 आएगा, और 1/3 होगा 0.33 के आसपास। जिस ऑप्शन में आपको 0.33 मिल जाए, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में इसने 0.35 दिया हुआ है। अगर 0.35 नहीं दिया तो अप्रॉक्सीमेट आपको 0.33 नहीं दिया है तो अप्रॉक्सीमेट आप 0.35 लगा सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, क्वेश्चन को घुमा के लिखता हूँ, चीज़ें थोड़ा बदलूंगा ताकि आपका आंसर यहाँ पे बदल जाए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसी फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो उसको भी इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, समझेंगे कि एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डील करेंगे, जो कि इसी से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन देखो अभी एक पार्ट से पूछा है, कल को ये इसी क्वेश्चन को चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर वो चेंज कर देगा तो आप उसके लिए थोड़ा तैयार रहें, ताकि अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ही आसानी से ईजिली टैकल कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी में हम बात करने वाले ये हैं कि अगर सपोज दैट, इसी क्वेश्चन को आप अलग से लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 9 है, क्वेश्चन नंबर इसको अगले को कर दीजिए 10। अगला क्वेश्चन मैं इसी में बात करने जा रहा हूँ 10, ठीक है। अब ये सिंगल एंगल है, अब इसको मैं डबल एंगल बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, दिस इज द डबल एंगल। डबल एंगल इन अ टेंशन मेंबर इज कनेक्टेड बाई 1 लेग इफ एरिया ऑफ कनेक्टिंग एंड आउटस्टैंडिंग इतना। तो कनेक्टेड, आप देखो इसमें जो लैंग्वेज बोलना है, इफ डबल एंगल इन टेंशन मेंबर इज कनेक्टेड इज सेम साइड, कनेक्टेड इन सेम साइड। अब देखिए इसको मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज दैट कि आपके पास, सपोज दैट दिस द गसेट प्लेट है, मान लेते हैं, इस बारे मैंने इसको ऐसे कनेक्ट करा है। तो सपोज दैट कि आपने इसको क्या करा दिया, कनेक्ट करा दिया, तो कुछ इस एंगल सेक्शन इस तरीके से आएगा, दिस इज द एंगल सेक्शन। और फिर एक पार्ट आपने क्या करिए, यहाँ पे कनेक्ट करा दिया इस तरीके से, इक्वल एंगल सेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने किया, सेक्शन को कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स जब आप कनेक्ट कराओगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको रिविट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके आपको जोड़ नहीं सकते। इस तरीके यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि गसेट प्लेट के साथ आपको कनेक्ट तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बैक टू बैक कनेक्ट किया तो हो सकता है आप टैग बोल्ट भी यूज कर सकते हो। कौन सा, टैग बोल्ट। अगर टैग बोल्ट नहीं यूज करोगे तो ये यूनिटी की तरह काम नहीं कर पाएगा, तो आपको ध्यान देना है कि इसको टैग बोल्ट के साथ में अटैच करके रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कनेक्टेड लेग कौन सी हो गई, कनेक्टेड लेग आपका ये पार्ट है, तो इसका जो एरिया है वो मैं मानता हूँ कि दिस इज कनेक्टेड पार्ट, इसका जो एरिया A1 है वो मैं मान लेता हूँ A है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। और जो ये कनेक्टेड नहीं है A2, इसको मैं मानता हूँ B। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि कनेक्टेड लेग जो एरिया है, कनेक्टेड किसके साथ, गसेट प्लेट के साथ जो कनेक्टेड एरिया है उसकी वैल्यू A है और इसकी वैल्यू क्या है, B है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस केस में हमको समझना है, मुझे निकालना है A नेट।
ए नेट अगर मुझे निकालना है तो आप देखोगे कि ए नेट का फार्मूला होता है A1 प्लस के टाइम A2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो के की वैल्यू है, जो CL लैग फैक्टर होता है, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी तक क्या था, गसेट प्लेट के आपने गसेट प्लेट के साथ एक ही मेंबर को कनेक्ट किया था। अब डबल एंगल को आप एक ही साइड कनेक्ट कर रहे हो। डबल एंगल को अगर आप एक ही साइड कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ टैग बोल्ट, अगर आप टैग बोल्ट नहीं लगाते हो तब ये फार्मूला नहीं लग पाएगा, क्योंकि टैग बोल्ट इसको यूनिटी बनाते हैं, आपस में इसका बंधन बनाते हैं, आपस में इसको जोड़ते हैं, तभी जाकर के आप इसको यूज कर पाओगे। तो आंसर आएगा A1, के की वैल्यू आती है 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2। इसका आंसर आएगा 5 इंटू ए डिवाइड बाई 5 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, मैं डिवाइड करूँगा इसको 5A से, तो आंसर आएगा 1 अपान, दिस इज द 1 अपान बी अपान ए डिवाइड बाई 5। तो आप देख पाओगे कि 1 अपान डिवाइड बाई 1 प्लस 0.52, क्योंकि 1/5 को लिख सकते हो कितना, 0.2 लिख सकते हो, आंसर आएगा B बाई ए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, दिस इज द आंसर। अगर मुझे ए नेट की बात करनी थी तो मैं ए नेट क्या लिखूंगा कि A1 प्लस के टाइम A2। आप देख पाओगे A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है फ्रेंड्स, A है, तो मैं A लिखूंगा, प्लस के की वैल्यू आपके पास आपने निकाल रखी है 1 अपान प्लस 0.2 बी बाई ए इंटू बी। तो आप देख सकते हो कि अगर कल को डबल एंगल का ऑप्शन देता तो करेक्ट आंसर क्या होता, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान देना एग्जाम में कि वो सिंगल एंगल पूछा है या डबल एंगल पूछा है। तो जब डबल एंगल पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B अपान 0.2 बी बाई ए। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप सेमेस्टर एग्जाम में अगर हैं तो कुछ नहीं करना, A1 जैसे मैंने आपको बताया था कैसे निकाला था, L1 माइनस T/2 माइनस DH किया था, L और वैसे ही A2 निकाल लीजिए, उसके बाद इस फार्मूले में रखिए, A नेट पता चल गया। जब A नेट पता चल गया तो आप क्या करिए, परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहाँ से आपको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। तो वो भी क्वेश्चन आप सेमेस्टर में एग्जाम में तो पूछे जाते हैं डिप्लोमा के, लेकिन बीटेक के सेमेस्टर में भी नहीं है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस अब आप दूसरी बात और बता दें, IAS में इससे रिलेटेड सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि अब ट्रेंड आपका कैसा हो गया है, लिमिट स्टेट से हो गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा दिमाग में बैठा लूँ कि टेंशन मेंबर में ज़्यादातर चीज़ें जो डील करनी है वो आपको किससे डील करनी है, सब LSM से हमको प्रॉब्लम को करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जाएंगे 11 पे, जिसके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसके बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डील करने वाले हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन 10 डील किए और आप देखोगे कि क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन करना फ्रेंड्स ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपको क्या है कि चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए हम क्वेश्चन को छोटा क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कई बार कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें कन्वेंशनल से सीखने को मिलेंगी, तो दोनों को मिला करके हम अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिए थोड़ा सा चीज़ें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें आगे क्वेश्चंस पे, हम लोग डील करने वाले हैं कि रिलेटेड विथ क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पूछा गया होगा आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में, तो पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि IAS 2014 द बेस्ट सुइटेड का मतलब यहाँ पे सुइटेबल है। ठीक है, रोल्ड स्टील सेक्शन, फॉर अ टेंशन मेंबर इज पहला A एंगल सेक्शन, B, ठीक है, T सेक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, T सेक्शन, उसके बाद में C है चैनल सेक्शन और D है फ्लैट सेक्शन।
फ्लैट सेक्शन। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 RES, ये पूछा गया 2003 2009, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द वर्किंग स्ट्रेस फॉर structural steel in tension is of the order of अच्छा क्वेश्चन है। A 15 न्यूटन mm², बी ऑप्शन है 75 न्यूटन पर mm², सी ऑप्शन है 150 न्यूटन पर mm², और उसके बाद में डी ऑप्शन है दिस इज द 750 न्यूटन पर mm²। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका RES 2001 में पूछा गया। पढ़ते हैं भाई। द स्लेंडरनेस रेशियो इन टेंशन मेंबर according to BIS code, Bureau of Indian Standard, BIS code, where reversal of stress, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस is due to load other than wind or seismic shall not exceed मैक्सिमम वैल्यू कितना आप रख सकते हो, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है, आंसर जो आपका दिया है, ए ऑप्शन है 350 और बी ऑप्शन आपका है 180 और सी ऑप्शन आपका है 100 और डी ऑप्शन है 60। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 100 कहीं पढ़ा नहीं, डी 60 कहीं पढ़ा नहीं, दो तो गए। दो में दिमाग लगाना है, क्या 350 रखोगे कि 180 रखोगे। पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं अच्छे से। द स्लेंडरनेस रेशियो इन टेंशन मेंबर BS रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन, ध्यान दीजिएगा, विंड और अदर देन का बहुत मतलब है यहाँ पे। अदर देन बोला है या अदर ही बोला है, सिर्फ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे अदर देन भी है, अदर देन। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आ रही हैं, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस अदर देन अर्थक्वेक और विंड लोड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्ट्रेसेस, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रही हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, डेड लोड और लाइव लोड की वजह से आ रहे हैं। इस मतलब लैंग्वेज का मतलब नहीं समझोगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे। अदर देन का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आपके बिल्डिंग पे डेड लोड प्लस लाइव लोड की वजह से जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब डेड लोड और लाइव लोड कहीं पे भी आ जाए, वो हमेशा मेंबर पे काम करता है, और वो हमेशा जब मेंबर पे लगभग काम करेगा तो उससे खतरा ज़्यादा रहेगा। जब खतरा ज़्यादा रहेगा तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कम रखनी पड़ेगी। सबसे कम वैल्यू आपको बताइए, इसको तो छोड़ दीजिए, लिमिट ही नहीं होती हैं, तो आप 350 और 180 में कौन सी होती है, 180। तो दिस द करेक्ट आंसर। ये आंसर तब होता जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू
विंड लोड और अर्थक्वेक लोड होता, लेकिन यहाँ पे बोला अदर देन का मतलब होता है कि विंड और अर्थक्वेक की वजह से नहीं है, किसी अदर लोड की वजह से है। अदर लोड या तो डेड लोड होगा या तो लाइव लोड होगा। तो एग्जाम में अगर आप ये सब चीज़ें पहचान लोगे तो क्वेश्चन निकालना बहुत ही आसान है, और मैं याद करने का तरीका आपको थ्योरी पार्ट में भी बता चुका हूँ, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द बेस्ट सुइटेड रोल्ड स्टील सेक्शन फॉर अ टेंशन मेंबर इज एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, फ्लैट सेक्शन। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है फ्लैट सेक्शन। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग ज़्यादातर एंगल सेक्शन यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसने बोला बेस्ट सूटेबल। देखिए बेस्ट सूटेबल तभी हो पाएगा क्योंकि उसमें शियर लैग का इफेक्ट ना आए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एंगल सेक्शन यूज़ करूँगा, सपोज दैट किसी प्लेट के साथ, अगर मैं गसेट प्लेट के साथ एंगल सेक्शन अगर यूज़ करता हूँ, तो आप देखोगे कि इसमें शियर लैग इफेक्ट आ जाता है। जो कनेक्टिंग लेग होती है यहाँ पे शियर लैग का इफेक्ट आता है, और जो आउटस्टैंडिंग लेग होती है ये यूज़ नहीं हो पाती सही से, ये एकदम खाली रहती है, इस पर कोई ज़्यादा लोड नहीं आता है। जो भी लोड बियर करता है, जो कनेक्शन आपने पार्ट इसके साथ बनाया होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी, इस वाले पार्ट को होगी। इसका मतलब है कि शियर लैग इफेक्ट आ जाता है, यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगी, यहाँ पे स्ट्रेस इस वाले पार्ट में कम आएगी, मतलब ये अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता है, ये अच्छे से यूटिलाइज होता है। तो आप देख पाओगे कि ये सेक्शन आपके लिए बस पैसा लग जाता है और आप फायदा आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए एंगल सेक्शन प्रेफर तो करते हैं, लेकिन इसमें शियर लैग का इफेक्ट आता है, इसलिए एंगल सेक्शन यहाँ पे आंसर नहीं होगा। चैनल सेक्शन और टी सेक्शन का तो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। चैनल सेक्शन का ज़्यादा यूज होगा आपका कंप्रेशन मेंबर में। एंगल सेक्शन बेस्ट, अगर वो जनरल पूछता कि टेंशन मेंबर के लिए सुटेबल जनरल कौन होता है, तब एंगल सेक्शन लगा सकते थे, लेकिन उसने बेस्ट सुटेबल पूछा है, तो बेस्ट सुटेबल में फ्लैट सेक्शन होगा। फ्लैट का मतलब हो सकता है कि ये कोई प्लेट है इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड फ्लैट सेक्शन, और इसको किसी दूसरी प्लेट के साथ आप क्या कर रहे हो, अटैच कर रहे हो, तो इसमें शियर लैग का इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, द वर्किंग स्ट्रेस फॉर अ स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इन ऑर्डर ऑफ, अंडरलाइन करो स्ट्रक्चरल स्टील। देखिए ज़्यादातर हम लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं। अब माइल्ड स्टील में अगर यूज़ करेंगे तो उसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस, जो FY यील्ड स्ट्रेस होती है, वो 250 न्यूटन पर mm² होता है, और हमको पता है कि हम सिग्मा एक्सियल टेंसाइल निकालते हैं 0.6 इंटू क्या लिखते हैं, FY लिखते हैं। तो आप 0.6 इंटू 250 अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 150 न्यूटन पर mm²। इतना आपका आंसर निकल के आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो आसानी से। तो 0.6 इंटू FY जो कि 150 न्यूटन पर mm² में आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, कुछ और क्वेश्चन है जिनको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में यहाँ पे पता करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चीज़ों को कैसे करना है। उसने बताया नहीं कि आपकी FY की वैल्यू कितनी है, आपको खुद अंडरस्टूड करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसने आर्डर पूछा था रेंज, तो लगभग रेंज जो चलती है वो इस ऑर्डर में चलती है। ठीक है, 150 हो सकती है, 160 हो सकती है, लेकिन कभी 750 नहीं होगी और कभी भी 15 नहीं आएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना चाहिए कि वैल्यू बहुत ही कम नहीं हो सकती और बहुत ही ज़्यादा नहीं हो सकती। दो बातें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ES में अब क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ES प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनके बारे में हमको यहाँ पे पता करना है और उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन अब हम 14 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि पूछा गया है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। क्वेश्चन 14 दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ES में पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 13 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देखोगे टेंशन मेंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से लगभग मिल जाएंगे, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के बारे में डील करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, IES 2006 में पूछा गया है। कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 14 IES 2006। ठीक, इसके बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है, डील करना है। अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, उसके बारे में डील यहाँ पे करें। क्वेश्चन कह रहा है, इन द केस ऑफ टेंशन मेंबर, इन द
केस ऑफ टेंशन member consisting of two angle section back to back on the same side एक ही साइड में लगाया गया है भाई, सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट ठीक है, गसेट प्लेट से लगाया गया है। व्हाट इज के इक्वल टू शियर लैग फैक्टर है, के इक्वल टू दैट इज कॉल्ड शियर लैग फैक्टर। शियर लैग फैक्टर के बारे में उसने पूछा है, ठीक है। और उसने दिया है एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग उसने बताया है कि A1 है, और एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग उसके बारे में बताया है। दिस इज द A2, कितना बताया है? A2 बताया है, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन इस तरीके से है, उसने बता दिया जो भी कहानी बताई है, गसेट प्लेट है और सेम ही साइड में उसने क्या कर रखा है, इसको कनेक्ट करा रखा है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करा दिया है, क्लियर। तो आप देख पाओगे कि इसको इस तरीके से उसने क्या किया है, कनेक्ट करा दिया। इस तरीके से चीज़ों को आप जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दिया, एक बार यहाँ पे आपने जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हो। कनेक्शन आपने यहाँ पे बना दिया, एक पार्ट आपने यहाँ पे बना दिया। तो आप देख पाओगे कि गसेट प्लेट के एक ही साइड लगाया गया है। ये है आपकी गसेट प्लेट और ये है एंगल सेक्शन, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। एरिया ऑफ कनेक्टिंग लेग है, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया जो है वो A1 है, और जो ये एरिया है वो क्या है, A2 है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ये है, ए इज ऑप्शन इज दिस इज द 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2। उसके बाद बी ऑप्शन है 3A1 डिवाइड बाई A1 प्लस 3A2। उसके बाद सी ऑप्शन है 5A1 डिवाइड बाई A1 प्लस 5A2। और डी ऑप्शन है आपके सामने 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको किसी गसेट प्लेट को एक साइड अगर कनेक्ट करते, सपोज दैट कि अगर मैं एक गसेट प्लेट है, इस गसेट प्लेट को अगर मैं एक साइड में कनेक्ट करता, सपोज दैट इस तरीके से अगर मैं कनेक्ट करता इस तरीके से, तो आप देखोगे कि जब इसको कनेक्ट करते तो के की जो वैल्यू थी 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2 लिखते। लेकिन इस केस, ये तो इसका केस था, लेकिन फ्रेंड्स अगर इसका केस होगा तो के की वैल्यू आती है 5A1, क्योंकि आपने दो साइड कनेक्ट किया ना, तो ये वैल्यू आपकी थोड़ा ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स 5 का टर्म तभी आएगा जब किसी भी गसेट प्लेट के साथ दो एंगल सेक्शन कनेक्ट किए गए, बैक टू बैक यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टैक रिविट की सहायता से, दिस इज टैक बोल्ट या रिविट बोल सकते हो। दिस इज स्ट्रक्चरल रिविट्स, स्ट्रक्चरल बोल्ट्स, बोल्ट बोलो या रिविट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कराते थे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल रिविट्स। तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर अब क्या होगा। A2 के साथ कभी भी 5 नहीं आएगा, 3 यहाँ भी नहीं हो सकता, 3 वाला ऑप्शन तो हटा दीजिए। अब आपको सोचना जो है वो 5A1 के बारे में सोचना है, 5A1 के बारे में। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे 5A1 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, डी। तो आपको एग्जाम में अच्छे से क्या पढ़ना है कि 2 एंगल सेक्शन है या सिंगल एंगल सेक्शन है। ये बात अगर आपको पता होगी, कल को ये भी पूछ सकता है कि एक आपका गसेट प्लेट है, उसके एक ही साइड में एक ही एंगल आपका कनेक्ट किया गया है, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2। तो ये IAS 2006 में पूछा गया है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जो कि
IES 2008 में पूछा गया है, IES 2008। पढ़ते हैं एन इक्वल एंगल ऑफ एरिया कैपिटल A हैज़ बीन इसमें वेल्ड किया गया है। इसमें कनेक्शन मतलब जो भी इसको जोड़ा गया आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया है। वेल्डेड ऑन वन साइड, ठीक है, पहले ही बता दिया, वन साइड ऑफ अ गसेट प्लेट and carries tension along the axis. What is the effective area? What is the effective area of the angle? Effective area of the angle, इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंगल पूछा है। पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है, वही नेट एरिया इफेक्टिव निकालना है 0.5 A, और बी ऑप्शन दिया गया है 0.75 × A, ठीक है, और सी ऑप्शन दिया गया है 0.875 A, और डी ऑप्शन दिया गया है A। दो बातें तो एकदम क्लियर हैं कि जो भी एरिया होगा ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए से एरिया कम ही आना है, क्योंकि उसने नेट एरिया पूछा है ना। इफेक्टिव एरिया का मतलब यहाँ पे होता है नेट इफेक्टिव एरिया। पहले पढ़ो, एन एंगल एंड इक्वल, यहाँ पे अंडरलाइन करो, इक्वल एंगल ऑफ एरिया ए हैज़ बिन वेल्डेड ऑन वन साइड ऑफ द गसेट प्लेट। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप समझ जाओगे कि ये है आपकी गसेट प्लेट। इस गसेट प्लेट के साथ आपने क्या कर रखा है, जो भी सेक्शन बनाया है कुछ इस तरीके से सेक्शन को बनाया गया है, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी सेक्शन बनाया आपने उसका जो एरिया है फ्रेंड्स, जो एरिया आप कंसीडर करोगे, सपोज दैट दिस द A1, दिस इज द A2, क्लियर। अब फ्रेंड्स उसने कहा है कि जो एरिया है A1 बराबर A2 है, अब आपको टोटल एरिया अगर A दिया गया होगा फ्रेंड्स, A1 बराबर A2 है, तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। कैसे, देखिए फ्रेंड, टोटल एरिया का मतलब यहाँ पे उसने बोला है कि A1 + A2 उसके पास क्या है, A है, लेकिन आपको ये पता है कि A1 बराबर A2 है, तो A2 या A1 की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, A1 आप कर दीजिए तो ये A निकल जाएगा, तो 2A1 = हो जाएगा A। इससे क्या पता चल गया कि A1 बराबर क्या हो जाएगा, A/2, और A2 बराबर भी क्या हो जाएगा, A/2। इसका मतलब यह हो गया कि आपके पास दोनों एरिया इक्वल हैं, इसका मतलब आधा एरिया इसको मिल जाएगा, आधा एरिया इसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से उसने पहले ही बता दिया कि दोनों के एरिया क्या हैं, आपस में बराबर हैं। क्या है, बराबर है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको ए नेट ही तो निकालना है, तो सबसे पहले के वैल्यू निकाल लेते हैं। के का फार्मूला 3A1 लगाना चाहिए कि 5A1 लगाना चाहिए, अच्छे से पढ़ो पहले। क्या, वन साइड ऑफ द गसेट प्लेट आपको लगाया गया है। जब वन साइड आपको लगाया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्या, 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2। अब फ्रेंड्स आप बताइए, A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, A/2 है, मैंने A/2 लिख दिया। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे मैंने फिर से क्या लिख दिया, A/2 लिख दिया, और A2 की वैल्यू क्या है, A/2 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर निकल के आता है वो आप इसको जब सॉल्व करते हो 3/4 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 3/4। इसको जब सॉल्व करोगे 3/4 आएगा। अब ए नेट क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, ए नेट होता है A1 + K टाइम A2 होता है, और आपके पास A1 की वैल्यू कितनी है, A/2 है, तो मैंने A/2 रख दिया। K की वैल्यू है 3/4 है, ठीक है, कितना है, 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 रख दिया, ओके। और A2 की वैल्यू फिर से क्या हो गई, A/2। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.875 × A। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, दिस इज द आंसर। दूसरी बात, एक चीज़ और बता दें, आंसर जो भी आपका आएगा दो ही में से कोई आ सकता था, बी और सी में से। क्यों, आपको फार्मूला मैंने बताया कि जो भी फार्मूला होता है A1 + समथिंग होता है। जब यहाँ पे प्लस लगाओगे और आपको पता है कि जो A1 एरिया है वो आपका
हाफ है, मतलब 0.5 है। इसका मतलब कुछ प्लस हो रहा है, जो भी आंसर आएगा वो 0.5 से ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि नेट एरिया, आपका एरिया हमेशा ए से क्या होगा, कम ही होगा। तो बी और सी पे ही दिमाग लगाना था। अब इसको सॉल्व करिए बिना ही आप नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा 3/4 और पॉइंट में आंसर आ रहा था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को यहाँ पे डील किया। कल को फ्रेंड्स यही क्वेश्चन में क्या करता कि डबल एंगल कर देता, इस साइड में कनेक्ट कर देता, तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हमने कि चेंज कर दिया, अगर मान लिया एक एंगल सेक्शन जैसे इस केस में मैंने बताया था, तो इस केस में 5 टाइम आ जाएगा। जब 5 टाइम आएगा तो ये आंसर के का वैल्यू भी बदल जाएगा। जब ये वैल्यू बदल जाएगा तो ये भी वैल्यू बदल जाएगा। तो कई हिसाब से आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, उसके बारे में डील करते हैं। IES में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टेंशन मेंबर में बेहतरीन क्वेश्चन जिसको बोल सकते हो, जो पूछा गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डील करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही दिमाग से उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो उसको क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बोल सकते हो, टेंशन मेंबर में बहुत क्वेश्चन देखे, लेकिन वो अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए लगभग, जो भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15, 16 की बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 डिस्कस करते हैं। अभी तक 15 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं किस पे, 16 पे चलते हैं। ठीक है, 16 के बाद 17 करेंगे, फिर अपनी क्लास को यहाँ पे एंड अप करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना हम कर लेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आएँ उनको हम आसानी से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। और टेंशन मेंबर का ज़्यादा वेटेज देखो गेट में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वेटेज जो है वो कंप्रेशन मेंबर का ज़्यादा है और कनेक्शन का ज़्यादा है। कनेक्शन एक्चुअली बड़ा पार्ट है, वहाँ पे वेल्ड कनेक्शन अलग आता है, रिविट कनेक्शन अलग आता है, बोल्ट कनेक्शन अलग आता है, तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। एक्चुअली में वेल्ड कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। ठीक है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, ES का हो, SSC JEE हो, वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज ES में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, IES। अ टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ, a tension member consist of, आप मेरे साथ लिखते रहिए, consist of two angles placed back to back, placed back to back, for which one of the following, for which one of the following, which one of the following configuration बोलो या अरेंजमेंट बोलो, configuration will the load carrying capacity of the tension member, capacity of the tension member will be maximum। ठीक है, पहला है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। बोला है गसेट प्लेट इज इन, गसेट प्लेट इज इन बिटवीन द two angles and no tacking rivets and no tacking rivets are provided। ठीक है,
उसके बाद में दूसरा ऑप्शन बोला है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गसेट प्लेट इज इन बिटवीन, गसेट प्लेट इज इन बिटवीन, अच्छे से रीड आउट करना है क्वेश्चन को, इज इन बिटवीन, जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं होगा। इज इन बिटवीन द टू एंगल्स and no tacking rivets and no tacking rivets, ठीक है, नो टैकिंग रिवेट्स, पहले में नो टैकिंग रिवेट्स हो चुका है। द गसेट प्लेट इज इन बिटवीन टू एंगल सेक्शन एंड नो टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है द गसेट प्लेट इज इन बिटवीन द टू एंगल सेक्शन एंड टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है, बस इतना ध्यान देना है, टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 20 का है, सी ऑप्शन है, सी है गसेट प्लेट इज वन साइड, गसेट प्लेट आपकी एक साइड में है, वन साइड है, ऑफ द टू एंगल एंड टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड, और डी ऑप्शन बोला है, डी ऑप्शन है दिस इज गसेट प्लेट इज on one side of the two angles and no tacking rivets are provided, ठीक है, ये कहानी उसने बताई है। एक और क्वेश्चन नंबर दिस ES में ये भी पूछा है, 2017 में पूछा है, कह रहा है द फेल्योर ऑफ टेंशन मेंबर based on the failure of tension member based on in which criteria पहला ऑप्शन बोला है, दिस द ए ऑप्शन है, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज द वन में है, दिस इज द ग्रॉस एरिया यील्डिंग, ठीक है। दूसरे में बोला है नेट एरिया क्रैकिंग और रप्चर, क्रैकिंग भी बोल सकते हो, नेट एरिया क्रैकिंग और रप्चर भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। रप्चर बोल दे या नेट एरिया क्रैकिंग बोल दे, कुछ भी आप उसको एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें नेट एरिया क्रैकिंग और रप्चर, थर्ड है ब्लॉक शियर फेल्योर। उसके बाद स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, फिर क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द करेक्ट, ठीक है। पहला है ए ऑप्शन है, दिस इज द ए ऑप्शन इज ओनली वन, ठीक है, ओनली वन। बी ऑप्शन है ओनली टू एंड थ्री,
सी ऑप्शन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओनली 2 and 3, और सी ऑप्शन है ओनली यहाँ पे 1 and 2 कर दीजिए, 1 and 2, 2 and 3 ओनली, और यहाँ पे है 1 ओनली, 1 and 3, 1 and 3, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा है, 2017 में आया हुआ है, कर सकते हो क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं अच्छे से। पहले इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं ताकि इसको नीचे हम बता सकें क्वेश्चन को। ठीक है, द फेल्योर ऑफ टेंशन मेंबर बेस्ड ऑन द इन विच ऑफ द क्राइटेरिया, किस तरीके से टेंशन मेंबर फेल कर सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ग्रास एरिया यील्डिंग होता है, जाहिर सी बात है, हमने टेंशन मेंबर में पढ़ा था, अगर टेंसाइल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे मेंबर का बहुत ज़्यादा इलॉन्गेशन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड ग्रास एरिया यील्डिंग। उसके बाद में होता है नेट एरिया क्रैकिंग। सपोज दैट दिस इज द पेज, अगर मैं इसको बहुत ही ऐसे करके फाड़ूंगा तो बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रैक डेवलप हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड नेट एरिया क्रैकिंग। ठीक है, मान ले बहुत सारे इसमें मैंने होल कर दिया, फिर इसको मैं जब पुल करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो क्रैक डेवलप होते हैं, दिस इज कॉल्ड नेट एरिया रप्चर या नेट एरिया क्रैकिंग। तो ये भी इसमें फेलियर हो सकता है। ब्लॉक शियर फेलियर हो सकता है, मैंने लोड बहुत तेज लगाया, हो सकता है इसका छोटा सा टुकड़ा अलग होके निकल जाता है ऐसे करके, तो इसे कहते हैं ब्लॉक शियर फेल्योर। वो तभी होता है जब यहाँ पे मैं कनेक्शन बनाता, अभी कोई कनेक्शन नहीं है तभी अलग नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे होल कर देता तो मैं खींचता, अगर ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा कस के, तो आप देखोगे कि यहाँ से एक टुकड़ा कागज़ का निकल के चला जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक शियर फेल्योर। तो इसका मतलब ये हुआ टेंशन मेंबर जो डिज़ाइन किया जाता है, इनमें से जो तीनों में मिनिमम होता है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। तो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आईएएस में आया है और आपके एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में हमें यहाँ पे डील करना है। तो मैं पहले इसको रफ कर रहा हूँ नीचे वाले क्वेश्चन को, ताकि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, आगे हम क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है रिलेटेड विद, दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द गसेट प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा डील करते हैं। रिलेटेड विद द कनेक्शन, क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था टाई मेंबर इज आल्सो कॉल्ड एज टेंशन मेंबर, ये भी क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा है, तो टाई मेंबर को हम लोग टेंशन मेंबर बोल देते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है। क्या है, टेंशन मेंबर इज कंसिस्ट ऑफ टू एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक, आपस में वो बैक टू बैक रखे गए हैं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन या कॉन्फ़िगरेशन विल बी द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टेंशन मेंबर विल बी मैक्सिमम, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएं ताकि उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी खासी मिल जाए। अब फ्रेंड्स मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, आप देखिएगा। पहला है गसेट प्लेट इज इन बिटवीन टू एंगल सेक्शन एंड नो टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास, मैं पहले ऑप्शन का सलूशन दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन का, सपोज दैट कि ये आपके पास एक गसेट प्लेट है, ये आपने पास गसेट प्लेट है और एंगल सेक्शन को आपने क्या कर दिया है, सपोज दैट आपने क्या किया, एंगल सेक्शन को यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया और एक एंगल सेक्शन को आपने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से। ये है आपका पहला पार्ट में बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, वहाँ पे नो टैकिंग रिवेट्स है, मतलब कि यहाँ पे तो आपको पहली बात कनेक्ट कराया है, तो ये तो चलो आपको लगाना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिवेट और बोल्ट आपको तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भैया कनेक्ट कराना है ना, नीचे गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट नहीं कराओगे तो लोड आएगा तो ले ही नहीं पाएगा, ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे तो लगाना है। पहले ऑप्शन के हिसाब से मैं बोलूँ, नो टैकिंग रिवेट्स, मतलब आपस में एंगल सेक्शन को जो बैक टू बैक हम कनेक्ट कर रहे हैं, जब तक इनको आप जोड़ोगे नहीं तब तक ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, आपस में कोई बंधन नहीं होता है। भाई कहता मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, तू अपने हिसाब से काम कर। लेकिन जैसे इनको टैकिंग रिवेट्स के साथ जोड़ देते हैं तो एक गांठ बन जाती है, एक जोड़ बन जाता है, आपस में कहते हैं भाई चलो कोई भी समस्या आएगी तो हम आपस में बराबरी में झेल लेंगे। ऐसा ये है कि हो सकता है कोई ज़्यादा ले ले कोई कम ले ले, लेकिन टैकिंग रिवेट्स के केस में आपस में यूनिटी बना के रखते हैं, तो इसमें टैकिंग नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो ये ए ऑप्शन की कहानी मैंने बताई। अब मैं बी ऑप्शन की कहानी बताने जा रहा हूँ। फिर क्या बोला, गसेट प्लेट इज इन बिटवीन, ठीक है, गसेट प्लेट इज इन बिटवीन
2 एंगल्स एंड टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, यहाँ पे बोला है 1 ऑन साइड ऑफ द अदर। यहाँ पे है जो गसेट प्लेट है उसके साथ मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, दिस इज अ गसेट प्लेट, और आप इसको इस तरीके से आप इसको यहाँ पे जोड़ सकते हो। ये हो गया। अब की बार इसने क्या किया है, यहाँ पे दिस इज द टैक रिवेट्स ये प्रोवाइड कर दिया गया, दिस इज टैक रिवेट्स। ये कोई लोड नहीं लेते, इस चीज़ का एकदम ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी बताया था जो टैकिंग रिवेट्स होते हैं इनका सिर्फ काम होता है कि ये आपस में यहाँ पे क्या ले सकें, सिर्फ आपस में यूनिटी बना सकें। इनको कैलकुलेशन में हम लोग यूज नहीं करते हैं, कभी भी इसको एरिया में सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे टैक रिवेट्स का। ये सिर्फ आपस में एंगल सेक्शन को यूनिटी बनाते हैं, कभी लोड नहीं लेते हैं। इस चीज़ का एकदम ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे आपको एक बार और समझाया था जब पिच और गेज डिस्टेंस पढ़ा रहा था, तो टैक रिवेट के केस में जब कोई एंगल सेक्शन को जोड़ते हैं तो उसमें मैक्सिमम पिच हमने याद करा सकते हो, पी मैक्स अगर हम रखते थे कितना आता था, 1000 mm रखते थे टेंशन के केस में। ठीक है, टेंशन में याद कर लीजिए एक बार, फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ चीज़ों को, टेंशन में। और पी मैक्स अगर हम लेते थे 600 कंप्रेशन में, 600 इसमें लेते थे कंप्रेशन में। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, कंप्रेशन में ज़्यादा कम रखते हैं पिच, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बकलिंग आता है, टेंशन में बकलिंग होता नहीं, इसलिए 1000 बढ़ा देते हैं। तो टैकिंग रिवेट्स में पिच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती थी वो कितना लेते थे, 1000 लेते टेंशन में, और जब टैक रिवेट्स होता है तो वहाँ पे 600 लेते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है। ये तो इसका केस हो गया। अब सी ऑप्शन को मैं बनाता हूँ। सी ऑप्शन कह रहा है गसेट प्लेट इज ऑन वन साइड ऑफ द 2 एंगल्स एंड रिवेट्स आर प्रोवाइडेड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गसेट प्लेट इज ऑन वन साइड ऑफ द 2 एंगल्स एंड टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है गसेट प्लेट इज वन साइड, एक ही साइड है, ऑफ 2 एंगल सेक्शंस आर प्रोवाइडेड। इसको थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन बिटवीन। ये जो ऑप्शन मैंने बनाया फ्रेंड्स, ये एक अकॉर्डिंग नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा। ये ऑप्शन अगर आप बनाना चाहते हो, गसेट प्लेट इज ऑन रिवेट साइड, टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड, ये ऑप्शन एक्चुअली डी के अकॉर्डिंग बना लीजिए। मैंने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं, इसको सी के अकॉर्डिंग बना लीजिए। मैं ए बी का डायग्राम मैं बनाता हूँ। सपोज दैट दिस द ए, इसमें इस तरीके से बनाया गया है, गसेट प्लेट को इस तरीके से किया गया है। ए के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन में बनाऊंगा। एक अकॉर्डिंग बोला गया है द गसेट प्लेट इज इन बिटवीन से, तो इन बिटवीन का मतलब हो जाएगा कुछ इस तरीके से आप इसको बना रहे हो। थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना पड़ता है, मैं ध्यान नहीं दिया, नीचे के अकॉर्डिंग बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको समझना ही तो है हमको। डायग्राम इधर उधर रेफर कर सकते हैं इस तरीके। तो आप देख पाओगे कि इन बिटवीन जब गसेट प्लेट इनके बीच में रहेगी तो आप इन बिटवीन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इस तरीके से चीज़ों को बना सकते हो। तो ये ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हमने बनाया गसेट प्लेट इज इन बिटवीन। तो इन बिटवीन देखो क्या हो गया, इसके बीच में गसेट प्लेट आ गई आपकी, ओके। उसके बाद में इन बिटवीन द 2 एंगल्स एंड नो टैकिंग, मतलब आपस में अब टैकिंग हमको प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का एकदम ध्यान देना, इसके बीच में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन बना सकते हैं, दिस द बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन में क्या है, गसेट प्लेट ऐसे दी गई है, दिस इज द गसेट प्लेट। उसके बाद में आपने क्या किया कि यहाँ पे एंगल सेक्शन में आपने ये एंगल सेक्शन प्रोवाइड किया, दिस द एंगल सेक्शन। फिर आप इस तरीके से चीज़ों को ला रहे हो। आपने अब की बार क्या किया, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया क्या, टैक रिवेट्स को क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। जब आप इस बार टैक रिवेट्स को प्रोवाइड कर दोगे तो आपस में क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक खास बात ये ध्यान दो कि कौन सा सबसे बेस्ट सुटेबल कनेक्शन होगा जिससे हम इसको क्वेश्चन को निकाल सकें। देखिए जहाँ जहाँ टैक रिवेट्स नहीं है, जैसे जहाँ जहाँ आप टैक रिवेट्स नहीं प्रोवाइड करोगे वहाँ पे यूनिटी नहीं रहेगी। तो जिस जिस कनेक्शन में आपने टैक रिवेट्स नहीं प्रोवाइड किए हैं वो कनेक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप ये बता दीजिए कि टैकिंग्स आर दैट इज कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए गए, कहाँ कहाँ नहीं प्रोवाइड किए गए। यहाँ पे दिया गया है नो टैकिंग रिवेट्स और एक ऑप्शन में नो टैकिंग रिवेट्स। तो ये ऑप्शन ए और डी हटा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी लोड आएगा, जब आपस में यूनिटी रहेगी तो वो ज़्यादा लोड ले सकता है, और आपस में यूनिटी जब नहीं रहेगी तो वो लोड ज़्यादा नहीं ले पाएगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ टैकिंग रिवेट्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ पे मेंबर आपका बेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी किसमें हो सकती है। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन आप हटा सकते हो, डी वाला डायग्राम नहीं हो सकता
और एक डायग्राम आप देख सकते हो हमारे पास ए वाला, ये भी डायग्राम आपका नहीं हो सकता। तो इस तरीके से दो चीज़ें तो आपकी बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, इसको जोड़ने के लिए आपको स्ट्रक्चरल रिबिट तो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखिए जब तक इसको बांधोगे, इसको स्ट्रक्चरल रिबिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल रिबिट। ये लोड ट्रांसफर करने में आते हैं, लेकिन टैकिंग रिबिट्स जो होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है यूनिटी बनाना। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है, कौन कौन से डायग्राम पढ़ने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, फर्स्ट गसेट प्लेट इज ऑन वन साइड ऑफ द टू एंगल्स एंड टैकिंग रिबिट्स, और एक कनेक्शन आपका बी है जिसमें ये बोला है कि गसेट प्लेट इज इन बिटवीन द टू एंगल्स एंड टैकिंग रिबिट्स आर प्रोवाइडेड। ये सबसे अच्छा रहता है हमारे कनेक्शन के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर कि अगर गसेट प्लेट इज इन बिटवीन टू एंगल सेक्शन एंड टैकिंग रिबिट्स आर प्रोवाइडेड। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, इस पार्ट को कनेक्ट करा दिया, तो पहली बात तो ये आपस में यूनिटी की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? यूनिटी की तरह काम करेंगे। दूसरी बात, इसमें जो भी लोड आएगा वो इसके सेंटर से पास कर जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो पाता है कि हमारे पास यहाँ पे अलग से एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं आती, क्योंकि जब तक लोड उसके सीजी से पास करेगा, स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल है। देखो यहाँ पे इस एक्सेस के अबाउट अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या है? सिमेट्रिकल है। जब स्ट्रक्चरल सिमेट्रिकल हो जाता है तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस आने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए बेंडिंग स्ट्रेसेस वहाँ पे नहीं आती हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर इज द बी। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान देना। यहाँ पे सीएल लैग इफेक्ट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट कनेक्टेड है। इसकी वजह से क्या होता है कि सीएल लैग इफेक्ट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड से कनेक्ट है ना, तो सीएल लैग का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पार्ट को मैं जब बनाया था, ये पार्ट आपका था, दिस इज द सी। इस पार्ट में अगर आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, दिस इज द ए पार्ट। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे पहली बार टैकिंग रिवेट्स नहीं प्रोवाइड किया है। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन में देखूँ, इस वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ जो मैंने सी के अकॉर्डिंग बनाया था, ये क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे भी तो उसी प्रकार कनेक्ट है, यहाँ पे भी टैक रिवेट्स है, यहाँ पे भी टैक रिवेट्स आप देख सकते हो, दे सकते हो टैक रिवेट्स, दोनों चीज़ें आप देख सकते हो। क्यों हम इस आंसर को मान रहे हैं, इस आंसर को क्यों नहीं मान रहे? दोनों में क्या फ़र्क है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि इसमें जो कनेक्टिंग पार्ट है लेग का, जो कनेक्टिंग पार्ट होता है, वो कनेक्टिंग पार्ट इससे आपने कनेक्ट कर रखा है, इससे कनेक्ट कर रखा है, ये पार्ट आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। तो आप इसके साथ जब कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे शियर लैग का इफेक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि कनेक्टिंग लेग में ही सबसे ज़्यादा शियर लैग आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे उतना ज़्यादा शियर लैग आपका नहीं आएगा, क्योंकि टैक रिवेट है, और टैक रिवेट में जो कनेक्टिंग पार्ट है वो आपस में शेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये गसेट प्लेट के आप देख सकते हो, ये गसेट प्लेट है, उसके इस साइड है एक पार्ट, ये है, ये कुछ अलग अपना लेगा, ये कुछ अलग लेगा, लेकिन यहाँ पे जब लोड आएगा तो यहाँ पे आपस में एक यूनिटी की तरह काम कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपका शियर लैग का इफेक्ट सबसे कम आएगा। इस केस में शियर लैग का इफेक्ट आ जाता है, इस वजह से सबसे अच्छा सेक्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, गसेट प्लेट इज इन बिटवीन द टू एंगल सेक्शन एंड टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड। तो ये सबसे बेटर तरीका आपका होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने मैक्सिमम क्वेश्चन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, विच कनेक्शन which joint is said to be long joint is which joint is said to be long joint when connecting length, when overlapping length is greater than पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, पहला ऑप्शन है 10 इंटू 5, बी ऑप्शन है 20 इंटू 5, सी ऑप्शन है आपका 15 इंटू 5 और डी ऑप्शन है 25 इंटू 5। जहाँ पे 5 जो है आपका 5 इजकल टू नॉमिनल डाया, कौन सा डाया है? नॉमिनल डाया, ठीक है, नॉमिनल डाया है। तो आप देख पाओगे, हमने पढ़ा था कि 15 टाइम 5 जो नॉमिनल डायमीटर होता है, अगर ओवरलैपिंग लेंथ आपकी इससे ज़्यादा हो जाती है, जो भी कनेक्शन हम बनाते हैं आपस में जो ओवरलैपिंग लेंथ है अगर 15 इंटू 5 से ज़्यादा हो जाती है तो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड लॉन्ग जॉइंट।
अगर फाई की जगह पे कई बार आपको वेल्ड कनेक्शन करते हो तो 150 इंटू टी कंसीडर करते हो थ्रोट थिकनेस। अगर ओवरलैपिंग लेंथ इससे ज़्यादा हो जाती है तब भी इसको आप क्या बोलते हो, लॉन्ग जॉइंट। तो या तो वेल्ड देगा या तो डायमीटर देगा, उससे आप इसको निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने टेंशन मेंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, कन्वेंशनल भी डिस्कस कर लिए हैं, उसको भी बारे में आपको हम बताएंगे। अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको देख सकते हो, सबसे अच्छे तरीके से यही काम कर रहा था, जो कि टैग रिबिट, जब तक टैग नहीं प्रोवाइड करोगे यूनिटी नहीं बनेगी। तो टैग रिबिट सबसे पहले 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो। एग्जाम में कैसे ऑप्शन को करना होता है, जिसमें टैग है उसको तो आंसर में रखना है, जिसमें टैग नहीं है उसको हटा दो। तो 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 ही पे दिमाग लगाना था, एक तो इस पे लगाना था और एक तो आपका इस पे लगाना था। इसमें CL लैग का इफेक्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि इसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ ये पार्ट कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए टैग रिबिट के थ्रू कनेक्टेड है, क्योंकि बीच में आपने प्लेट को यूज कर रखा ना, तो सिर्फ यहाँ पे टैग रिबिट्स ज़्यादा यूज होंगे। तो इसलिए आप देखोगे कि इसमें सबसे अच्छा तरीका आपका हो जाएगा। यहाँ पे CL लैग का इफेक्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक आप देखोगे एंगल सेक्शन का ये पार्ट आपने कनेक्ट कर रखा, जितने ज़्यादा कनेक्शन पार्ट हो जाएगा उतना ज़्यादा CL लैग आता है, क्योंकि जितने ज़्यादा रिबिट होल होंगे उतना ज़्यादा आपका CL लैग इफेक्ट आता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को डील किया। अब हम लोग अगले पार्ट में आपको मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।